का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव ने और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हम लोग भूगोल अर्थात जियोग्राफी, भूगोल दुनिया है गोल, भूगोल अर्थात जियोग्राफी के सत्र में उपस्थित हैं। इसके तहत हमने पिछली क्लास में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कराया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हमने दो भागों में कराया, पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप मानिए भूकंप आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि हम भूगोल में क्या कराने वाले हैं? भूकंप कराने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप या अर्थक्वेक, EARTH, अर्थक्वेक कहते हैं। अब यदि आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को नहीं समझा बाबू, तो आप इतना मान लो कि ये तुम्हारा कचूमर निकालने वाला है, क्योंकि ये जहां से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत खत्म हुआ था, ये वहां से शुरू होता है। और इसका मतलब मैंने क्या कहा था? भूगोल पढ़ना है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप हो जाएंगे गोल। समझ में आ गया? आप क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। जो पहले मुस्कुरा रहे थे, क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे, अब क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। और आपके जो सिर पर वनस्पति खड़ी हुई है वो खड़ी हो जाएगी। आपकी वनस्पति क्या होगी? खड़ी हो जाएगी। अब मैंने कान भी बना दिए, अब मत कहना कि अच्छी आर्ट नहीं बनाता मैं। ये कुछ होगा, ये अपना सिर खुजा रहा है कि हाय ये भूगोल कहाँ से आ गई। सिर पकड़ लिया इसने अपना, क्या कर लिया है? सिर पकड़े हुए है, खुजा रहा है कि भूगोल कहाँ से आ गई। अगर आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं आती है तो भूकंप के बाद आप लोग कुछ ऐसा कर रहे होगे। समझ में आया? कला तो मेरी इतनी अच्छी है कि मैं भी ऐसे ऐसे कर लेता हूं कभी कभी अपनी कला को देखकर कि हाय इतनी अच्छी कला। तो आप समझ गए होंगे मैं जियोग्राफी का टीचर हूं, मानव आकृति बनाने वाला नहीं। लेकिन आप फिर भी अगर अच्छी लगे आपको तो आप बना सकते हैं, बनी रहने दो है। तो अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है भूगोल को देखकर आप डर जाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे। तो एक बात ध्यान रखना, एक डायलॉग है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अब आप लोग जिस तरह का तजुर्बा है, क्लास में बातें कैसे करें, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं उनको इग्नोर कैसे करें, इसका तजुर्बा है आपको। लेकिन तजुर्बा किसका प्राप्त करना है? सर ने जो टॉपिक कराया है उसको कैसे सीखना है, इसका तजुर्बा प्राप्त करें। होता क्या है, हम लोग जब कुछ बातें आपको मोटिवेशन करने के लिए कहते हैं तो आप मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन दिशा आपकी बदल जाती है, कुछ अलग ही तरह के मोटिवेट हो जाते हैं आप। बाद में कभी कभी क्या होता है, मैं एक बार ऐसी क्लास में बता रहा था कि दो किस्सा सुनाते समय हमें करना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तो मैं उसको बता रहा था, तो मैंने कहा कि चींटी को एक बार मैंने देखा, मैं बहुत निराश था, तो चींटी को देखा बार बार गिरती थी, वो एक दाना ले जा रही थी। मैंने कहा इतनी छोटी चींटी है, इतना बड़ा दाना ले जाती है, कितना है? वो अलग ही तरह का मोटिवेट हो गया। उसने पढ़ाई पर अध्ययन नहीं किया, अगले दिन बताया कैसे चींटी कैसे ले जाती है, मक्खी कैसे ले जाती है, चीटा कैसे ले जाता है, सब पूरा का अध्ययन करके आया वो। सर मैंने देख देख के बताया चूहिया कैसे ले जाती है, छछूंदर क्या करती है, गिलहरी क्या। अबे पढ़ने के लिए कहा था, इसलिए मैंने मोटिवेट किया था जिससे तू निराश ना हो जाए। तूने तो अलग ही दिशा बदल दी भाई, वनस्पति विज्ञान का वैज्ञानिक नहीं बनाना मित्र को। तो ऐसा ना हो, मैं बताऊं क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसका मतलब है कि आप पढ़ें, उसका तजुर्बा होगा। बातें करने का,
समझ में आ गया? मटर गश्ती करने का, सर को इग्नोर करने का, इसका तजुर्बा नहीं लेना है, इसका तजुर्बा तो बिना उसके ही मिल जाता है। तो हम भूकंप पढ़ रहे थे, भूकंप में पढ़ेंगे भूकंप क्या है, ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि भूकंप क्या है। क्या कह रहा है ये? भूकंप क्या है। समझ में आ गया? इसने क्या बोला? भूकंप क्या है। दूसरा कहा भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का वर्गीकरण। फिर क्या पढ़ेंगे हम? भूकंप का वर्गीकरण। तीसरा पढ़ेंगे भूकंप से प्रभावित क्षेत्र, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र। अगला पढ़ेंगे भूकंप, भूकंप आने के कारण। और अगला पढ़ेंगे प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? प्रभाव पढ़ेंगे। भूकंप क्या है, भूकंप का वर्गीकरण क्या है, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र क्या है, भूकंप आने के कारण क्या और प्रभाव क्या है। जो भूकंप का वर्गीकरण है उसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक को कहते हैं भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर। कैसे बांटेंगे? भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर, समझ में आ गया? एक और तरीका है भूकंप मूल की गहराई। क्या है? भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। इस प्रकार वर्गीकरण कह सकता है। इसके अलावा क्या होता है? भूकंप की तीव्रता क्या है, भूकंप की तीव्रता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो अगर हम देखें भूकंप के वर्गीकरण में जिन जिन चीजों को पढ़ते हैं उन्हीं चीजों के आधार पर तीव्रता को पढ़ते हैं। तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक ये कौन कौन से होंगे? पहला क्या होगा? भूकंपीय तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें ये तीव्रता को निर्धारित करती हैं। दूसरा भूकंप मूल की गहराई, भूकंप मूल की गहराई ये भी क्या करती है? तीव्रता को निर्धारित करती है। तीसरा क्या होता है? चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूपी विशेषताएं, चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूपी विशेषताएं ये निर्धारित करती है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है बाह्य कारक। क्या है? कुछ ऐसे कारक होते हैं जो बाह्य कारक हैं वो भी निर्धारित करते हैं। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। आप एक बात ध्यान रखना, हम भूकंप क्या है ये यहाँ पढ़ेंगे जो अंतर्जात बल से संबंधित है। भूकंप का वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रभावित करने वाले क्षेत्र पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ इफेक्ट या प्रभाव नहीं पढ़ेंगे। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन में। किसमें पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन में। हम यहाँ इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन जो भूकंप से क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके अलावा भूकंप का मैनेजमेंट कैसे किया सकता है। भूकंप के देखो, भूकंप आने को रोक तो नहीं सकते हम, लेकिन भूकंप से होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसी तैयारियां कर सकते हैं, ऐसे मकान बना सकते हैं जिससे क्या हो? जन हानि और आर्थिक हानि कम से कम हो। तो उनको कैसे करना है, उनका प्रबंधन कैसे करना है, इसको किस में देखेंगे हम? आपदा प्रबंधन में। और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखेंगे हम आपदा प्रबंधन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम डालेंगे भूकंप क्या। अब पढ़ेंगे भूकंप क्या है। भूकंप क्या है? बड़े किस्से होते हैं, बड़ी कहानियां होती हैं। एक राहत इंदौरी थे, उन्होंने कहा था तू मेरे अंदर से नहीं जाती। क्या है? तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती। तू कहीं भी हो, कहीं भी हो, तू कहीं भी हो, मेरे अंदर से नहीं जाती। आपको सेम क्या करना है? ये किताबों को, पढ़ाई को करना है, किसी और को ना मुंह से लेना। क्या कहोगे? किताबों से कहो, ज्योग्राफी से कहो कि तू मेरे अंदर से जाती ही नहीं है।
हमेशा तू मेरे अंदर घुसी रहती है, मैं जब भी देखता हूँ ओहो अंतर्जात बल के कारण हिमालय बन गया, ओहो ये कैसे बना है मैदान, ओहो अंतर्जात बल से बना है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, समझ में आया कैसे देखना है, ऐसे देखना है। तेरी परछाई मेरे अंदर से नहीं जाती, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती और तू मेरे अंदर से नहीं जाती। ऐसे ही भूगोल को करना है, समझ में आ गया। गोल मत कर देना, क्या मत कर देना, गोल। तो अब देखें भूकंप क्या है, क्या देखेंगे, भूकंप क्या है। अगर आप कहें तो अंतर्जात बल, मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से आता है। मैंने आपको दो पढ़ाए, एक अंतर्जात बल, एक बाह्यजात बल। तो अंतर्जात बल का संबंध किससे होगा, भूकंप से। तो अंतर्जात बल कैसा बल है, ये अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण, देखो आप समझो अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर होने वाली तीव्र गति से, पृथ्वी की सतह पर, किस पर, पृथ्वी की सतह पर होने वाले तीव्र कंपन, तीव्र कंपन का संबंध किससे होगा, कंपन, तीव्र कंपन का संबंध भूकंप से है। क्या है, तो अब आप इतना समझिए भूकंप किस कारण आता है, अंतर्जात बल के कारण आता है। और अंतर्जात बल से क्या होता है, पृथ्वी सतह पर क्या होता है, तीव्र कंपन होता है। आपको अगर पता हो तो हमने आकस्मिक संचलन लिखाया था, आपको भू संचलन पढ़ाते समय आकस्मिक संचलन लिखाया था। वहां कहा था कि भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए या ज्वालामुखी प्रक्रिया हो, ये सब किस कारण होती हैं, आकस्मिक संचलन के कारण। तीव्र कंपन का संबंध, का संबंध किससे है भैया, भूकंप से है। किससे है, भूकंप, भूकंप से है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो एक बात बताओ, भूकंप की उत्पत्ति किस रूप में होती है, भूकंप की उत्पत्ति किस रूप में होती है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, है एक गाना चलता है भी, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। मैं तो खैर मोड़ बोलता हूं, पता नहीं किस मोड़ पर नारायण मिल जाए, लेकिन रूप में नारायण मिल जाए। ऐसे ही जो भूकंप है वो किस रूप में उत्पत्ति होती है, तरंग के रूप में, वेव्स के रूप में। भूकंप की उत्पत्ति किस रूप में होती है, उत्पत्ति, उत्पत्ति तरंग के रूप में। कैसे होती है, तरंग के रूप में होती है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। अब मैंने एक चीज और लिखाई थी, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कंपन कहां पर होगा, सर्वप्रथम कंपन भूकंप से कहां पर होता है, भूकंप मूल या केंद्र या एपिसेंटर कहां होता है, सर्वप्रथम कंपन, सर्वप्रथम कंपन एपिसेंटर, एपिसेंटर पर होता है। कहां होता है, भूकंप मूल पर। क्या बोलते हैं इसे, एपिसेंटर या भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो हमने इसमें देखा अंतर्जात बल, हमने देखा कि तीव्र कंपन, और देखा तरंग। क्या देखा, उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, भूकंपीय तरंगें। क्या देखेंगे, भूकंपीय तरंगें देखेंगे। तो जहां डालते हैं भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं, इतना हमें समझना होगा कि भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको मैं बता दूं, भूकंप की उत्पत्ति P, S और L तरंगों के रूप में होती है। तो क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप की उत्पत्ति P, S और L तरंग के रूप में होती है। इतनी बात समझ में आ गई, किस रूप में होती है, P, S और L तरंग के रूप में होती है।
इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, पी तरंगों को क्या कहते हैं? पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें कहते हैं। पी तरंगों को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगें, प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि सर पी और एस को पिंड तरंगें भी कहते हैं। हाँ सही बात है, पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं और एस तरंग को द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताओ, सबसे कम तीव्रता मैंने किसकी बताई थी? सबसे कम तीव्रता मैंने पी तरंग की। तो अब जो भूकंप उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले पी या प्राथमिक तरंग सर्वप्रथम कंपन, सर्वप्रथम कंपन किसमें होता है? पी तरंग या प्राथमिक तरंग में होता है। और एक बात ध्यान रखना, इसकी आवृत्ति कम होती है, मतलब डेंसिटी इसकी कम होती है, तीव्रता इसकी कम होती है। तो इसमें क्या होती है? तीव्रता कम। समझ में आ गया? तीव्रता क्या होती है? कम होती है। अब मुझे बताओ कि ये जो तरंगे हैं, पी तरंगे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं? पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? कणों के समानांतर गति करती हैं। कैसे करती हैं? मैंने बताया था जिसमें धैर्य होगा वो साथ साथ चल पाएगा। क्या होगा? जिसमें धैर्य होता है वही साथ साथ चल पाता है, जिसमें धैर्य नहीं होता वो कभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, वो तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। तो धैर्यवान बने। कैसे बने? आप लोग मेरे साथ तैयारी करने आए हैं, आप देखना आप में से वही टिक पाएगा जिसमें धैर्य होगा, बाकी सब भग जाएंगे। और जिसमें धैर्य होगा, जो टिक जाएगा, वही समझ लो उसी का सिलेक्शन होगा। क्या होगा? उसी का सिलेक्शन होगा। तो क्या है? पी तरंग क्या होती हैं? समानांतर, समानांतर गति करती हैं, गति करती हैं। मतलब ऐसे लिखना, कणों के समानांतर गति करती हैं। क्या करती हैं? कणों के समानांतर गति करती हैं, कणों के समानांतर गति करती हैं। मतलब कणों की दिशा की, तरंग की दिशा क्या होती है? समानांतर होती है कणों के। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद कंपन कहां होगा? एस तरंग में, एस तरंग या द्वितीयक तरंग में, तरंग में कंपन होगा। इसके बाद, इसके बाद कह सकते हैं, इसके बाद कहां कंपन होगा? एस तरंग में कंपन होगा। अब जो इसकी तीव्रता होती है, क्या होती है? तीव्रता होती है, क्या होती है इसकी तीव्रता? जो तीव्रता होती है वो पी तरंग से अधिक, पी तरंग से अधिक, पी तरंग से अधिक होती है तीव्रता। क्या होती है? पी तरंग से अधिक होती है। अब मुझे बताइए जो एस तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब आप सोचिए, अनुदैर्घ्य तरंगे थी, अगर पृथ्वी ये है तो अगर कणों के समांतर गति कर रही थी तो कैसे गति करेंगी? ऐसे करके गति कर रही होंगी। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो कैसे गति करती हैं? वो ऐसे करके गति करती हैं, ऐसे कर करती हैं, ऐसी तो करती हैं। तो सतह की तरफ लगातार पहुंचेगी, ऊपर की तरफ जा रही नहीं जा रही हैं। तो आप समझिए अनुप्रस्थ तरंगें करती हैं कणों के लंबवत गति करती हैं, लंबवत गति करती हैं, क्या करती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती? कणों के लंबवत गति करती हैं, मतलब सतह की तरफ हम धीमे धीमे पहुंच रहे हैं। समझ में आ गया? इनकी तीव्रता क्या होती है? पी से अधिक होती है। अब इसके बाद कौन सी आएंगी? एल तरंगे या सतही तरंगे। क्या बोलते हैं? सतही तरंगे। क्या होता है? एल तरंगे, सतही तरंगे अंततः ये सतह पर गति करती हैं। क्या करती हैं? अंततः ये सतह पर गति करती हैं। आज समझ में आई? इनकी तीव्रता सबसे अधिक, तीव्रता कैसी होती है? तीव्रता सबसे अधिक होती है। तीव्रता कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगें कैसी होती हैं?
अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर भूकंप की तीव्रता मापनी है कि भूकंप कितनी तीव्रता का है तो किससे नापेंगे? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप की तीव्रता एल तरंगों से मापी जाती है, एल तरंगों से मापी जाती है, मापी जाती है। क्या होती है? एल तरंगों से मापी जाती है। एक बात और ध्यान रखना, एल तरंगें ही विनाशात्मक तरंगें होती हैं, इन्हीं से सारा विनाश होता है सतह पर। क्योंकि एक बात सोचो, ये तो अंदर थी पृथ्वी के, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये सतह पर आती हैं और जहां जहां आती हैं, आप समझ लीजिए आपने 10 बिल्डिंग बनाई, 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाई थी। अब आप उसको ऐसे करके देखते थे, पहले कैसे देखते थे? ऐसे करके, ओहो, और गर्व करते थे, फिर कॉलर ऊपर करते थे। आप एल तरंग एक बार निकल गई, अब आप ऐसे करके देख रहे हैं, वो आपके चेहरे पर जो स्थिति है ना, वो समझ रहे हो, ये हाल है। मतलब एल तरंगें क्या करती हैं? सतह पर गति करती हैं। जितने भी विनाश होते हैं, कहते हैं वहां भूकंप आ गया, इतने लोग मर गए, वो एल तरंगों के कारण। तो कह सकते हैं विनाशात्मक तरंगें हैं। कैसी हैं? सबसे खतरनाक, लिख लेना, विनाशात्मक तरंगें हैं, सबसे खतरनाक तरंगें हैं। कैसी तरंगें हैं ये? सबसे खतरनाक तरंगें हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, मैंने क्या बताया? भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं इससे। मैंने एक और लिखा है, भूकंप का वर्गीकरण कर दिया हमने पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के रूप में। तो वर्गीकरण भी हो गया हमारा और तीव्रता भी नप गई, दोनों काम एक साथ हो गए। हुए नहीं हुए? तो ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो, है क्या भूकंप मूल की गहराई? है क्या भूकंप मूल की गहराई? अब मैंने आपको बताया कि पी तरंग, एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, इनसे क्या होता है? तीव्रता निर्धारित होती है और इसी के आधार पर हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम भूकंप मूल की गहराई देखें तो भूकंप मूल की गहराई भी भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करती है। क्या करती है? निर्धारित करती है। अगर कहें तो भूकंप मूल की गहराई क्या करती है? तीव्रता को क्या करती है? तीव्रता को निर्धारित करती है। क्या करती है? निर्धारित करती है। कोई दिक्कत इस चीज में आपको? तीव्रता को निर्धारित करती है। वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अभी तो बता रहे हैं कैसे निर्धारित करती है, फिर भी आपको भूकंप मूल की। अब एक बात ध्यान रखना, भूकंप मूल की गहराई का सीधा संबंध होता है किससे? तीव्रता से। मतलब क्या है? सीधे सीधे रिश्ते हैं। क्या है? सीधे सीधे रिश्ते हैं। दर्द तुझे होता है और चोट मुझे लगती है। अच्छा, उल्टा हो जाता है। अच्छा, चोट तुझे लगती है, ऐसा ना, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा सीधा सिद्धांत है, दर्द तो सहन कर लूंगा लेकिन चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन चलो मान लेते हैं, चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है, खाना मैं खा लेता हूं, भूख तेरी नहीं, उल्टा हो गया, भूख तुझे लगती है, खाना मैं खा लेता हूं। ऐसा ही ना? तो आप समझ रहे होंगे कि भूकंप मूल की गहराई या तीव्रता का सीधा संबंध होता है। अगर गहराई बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। क्या होगा? गहराई बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी, और गहराई कम होगी तो तीव्रता कम होगी। क्या होगी? तीव्रता कम होगी। आप जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होगा? बढ़ती जाएगी। इस बात को समझें। अगर इसके आधार पर देखें, किसके आधार पर? गहराई के आधार पर। किसके आधार? गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार। तो अब गहराई के आधार पर देखें भूकंप के प्रकार, तो 3 प्रकार के भूकंप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 प्रकार के भूकंप आते हैं। 3 प्रकार के भूकंप आते हैं। देखते हैं कौन कौन से आते हैं। मान लीजिए ये सतह है। क्या है? सतह है। ये सतह है और यहां पर भूकंप आया तो तरंगें ऐसे ही आ रही होंगी।
गहराई यही होगी। अब मान लो यदि 70 किलोमीटर, कितना है 70 किलोमीटर है, कितना है, तो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप क्या आएंगे, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप क्या आएंगे, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आएंगे। अगर 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 700 से 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच, कितने के बीच, 70 से 300 किलोमीटर के बीच अगर भूकंप आते हैं तो उन्हें कहते हैं मध्यम उद्गम केंद्र के, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप क्या कहते हैं, भूकंप। और यदि 300 से 700 किलोमीटर, कितने, 300 से 700 किलोमीटर क्या होता है, 300 से 700 किलोमीटर के भूकंप आते हैं, इन्हें कहते हैं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। क्या कहते हैं, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। देखिए ज्योग्राफी बहुत हंसी मजाक का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं ध्यान रखता हूं कि आपके बाल या आपकी जो वनस्पतियां हैं वो खड़ी ना पड़े। अरे बिगड़ गया, अरे टी शर्ट लग गई। अग्निपथ की आग कोई सहन नहीं कर पाता, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी हो। जैसे ही लगता है अच्छे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने जीवन को सुधारना होता है। इसलिए तो 70, तो आप समझ गए 3 प्रकार के भूकंप आते हैं गहराई के आधार पर। 70 किलोमीटर तक के भूकंपों को छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। वहीं पर 70 से 300 किलोमीटर मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। वहीं 300 से 700 किलोमीटर केंद्र के जो भूकंप होते हैं वो केंद्र के भूकंप मूल को ये कहाँ पहुंच जाता है, 300 से 70 700 किलोमीटर के होते हैं, उन्हें गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप कहते हैं। इस बात को समझ लिया होगा आप लोगों, आप उतार सकते हैं। आप एक बात समझ लो कि आप तैयारी करने आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप, बहुत से लोग पता क्या होते हैं, तैयारी करते समय क्या करते हैं, मतलब तैयारी कम करते हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं। हमने IAS की तैयारी शुरू कर दी है, समझे, हम कुछ दिनों बाद IAS बन जाएंगे, हम तो दूर रहियो, हम तब पंगा ना लियो। एक तो मैंने देखा, मैं उस समय स्टूडेंट ही था, तब की बात है, तो एक बंदा फ़ोन कर रहा था और कह रहा था हम दिल्ली से बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अरे हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, आपके ही डिपार्टमेंट पाएंगे, आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। मतलब आप समझो इस बात को इतनी तेज कर रहा था वो कि मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता था, वहां तक सुनाई दे रहा था, और वो इस बात की धमकी इंस्पेक्टर को दे रहा था कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूं। आप समझ गए। तो लोग शोर वॉच मचाते हैं, क्या मचाते हैं, शोर मौत बताते, दिखावा बहुत करते हैं। तो आप दिखावा मत करो, ये बताओ मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन क्या बस इतना ही तैयारी कर रहा हूँ, उस कोचिंग पे करता हूँ, आप भी जाओ तैयारी करने, आप भी तैयारी करो। क्योंकि इतना नहीं बताओगे तो हमारा क्या होगा, प्रचार नहीं होगा, चैनल सब्सक्राइब भी कराओ। लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं तैयारी करता हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, मुझे इतना आता है, इतना आता है। जब भी ना ज़्यादा कोई बोले तो हमारी क्लास को ध्यान रखो, 1-2 क्वेश्चन पूछो, काम खत्म। हमने ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं आपको कि दुनिया को हिला देंगे। एक बात ध्यान रखना, देखो शेर देखा आपने, शेर तो तजुर्बों ने शेर को सिखा दिया शांत रहना, चुप रहना। क्या सिखा दिया है, खामोश रहना। तजुर्बे ने शेर को सिखा दिया खामोश रहना, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बे ने शेर को सिखा दिया खामोश रहना, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते जो होते, कुत्ते अपनी जिंदादिली के लिए कुत्ते भौंकते हैं। क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, क्यों, अपनी जिंदादिली दिखाने के लिए। कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदादिली दिखाने के लिए। लेकिन जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। लेकिन जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। एक बात ध्यान रखना, अगर शेर उधर से निकला और सन्नाटा ही सन्नाटा है, समझ लो शेर निकला। कौन निकला,
शेर निकला। हम एक स्कूल में पढ़ता था कि 8 तक पढ़ा था मैं, उसमें प्रिंसिपल का एक गजब का काम था, वो जिधर से निकल जाते थे उधर ही सन्नाटा छा जाता था, शांति ही शांति, यहाँ पर सब शांति। तो प्रिंसिपल तो वो थे। एक स्कूल में मैंने ही पढ़ाया था, नाम नहीं लूंगा स्कूल का, उसके प्रिंसिपल जैसे क्लास में आ जाता था तो बच्चे उससे और ज्यादा बात करने लगते और ज्यादा शोर चालू हो जाता था। तो टीचर को कभी कभी कहना पड़ता था कि सर आप जाइए मैं पढ़ा लूं। आप समझ रहे हो? तो आप समझ लो कौन शेर था कौन कुत्ता था। तो शेर का सन्नाटा ही अलग बात है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि भाई चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूप, मैंने तीसरी हेडिंग क्या कराई थी आपको? चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूप। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो अगर गहराई बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। क्या होगा? तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूप की विशेषताएं। क्या आप एक बात मुझे बताइए कि सारे भूकंप एक ही तीव्रता के आते हैं, एक समान गहराई पर? ऐसा तो नहीं होगा भाई। गहराई निर्धारण करने वाला एक कारक तो हो सकता है, लेकिन अंतिम कारक नहीं हो सकता कि वही एकमात्र कारक हो। अंतिम या एकमात्र कारक नहीं हो सकता। यह बात सही है, गहराई बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती जाती है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है? समान गहराई पर अगर कोई चट्टानी संरचना है, उसका संगठन कैसा है? अगर वह चट्टानी संरचना असंगठित है तो क्या होगा? उससे क्या होगा? स्थल स्वरूप भूकंप की तीव्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि समान गहराई पर, क्या कह सकते हैं? समान गहराई पर, गहराई के भूकंप मूल, समान गहराई के भूकंप मूल क्या है? समान गहराई के भूकंप मूल में उत्पन्न होने वाले तरंग। तो समान गहराई के भूकंप मूल में उत्पन्न होने वाली तरंग की तीव्रता क्या? की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूप की विशेषताओं पर। किस पर निर्भर करती है? तीव्रता चट्टानी संरचना एवं स्थल स्वरूपी विशेषताओं पर भी निर्भर करती है। विशेषताओं पर भी निर्भर करती है। इतनी बात समझ में आ गई? निर्भर करती है। तो क्या करती है? अगर समान गहराई के भूकंप मूल है तो उनकी तीव्रता में अगर अंतर आ रहा है तो आप कह सकते हो क्यों अंतर है? क्योंकि भैया, क्योंकि वो चट्टानी संरचना भी अलग है। कैसी है? अगर चट्टानी संरचना असंगठित है, कैसी है? चट्टानी संरचना असंगठित, कैसी? असंगठित है। क्या है? चट्टानी संरचना यदि असंगठित है तो क्या होगा? भूकंप की तीव्रता में वृद्धि होगी की संभावना। भूकंप की तीव्रता में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगर कोई नदी बेसिन है, क्या है? नदी बेसिन है। अब नदी बेसिन कहाँ पर होते हैं? एक बताओ। मैदानी क्षेत्रों में होते हैं। क्या होते हैं? नदी बेसिन क्या होते हैं? मैदानी प्रदेशों में होते हैं। अब नदी बेसिन में क्या होगा? जल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? जल की मात्रा नदी बेसिन के मैदानी क्षेत्र में, नदी बेसिन के मैदानी क्षेत्र में जहां जल की मात्रा अधिक होती है, वहां भूकंप की तीव्रता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक
होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हमने स्थल स्वरूप विशेषताओं कराया, उसमें कराया, इसमें दिखाया कि हमने ये बताया कि अगर चट्टानी संरचना असंगठित है तो भूकंप की तीव्रता में वृद्धि होगी। अगर कोई नदी बेसिन है, जहाँ नदी बेसिन कहाँ होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ अगर जल की मात्रा अधिक है तो वहां भी क्या होगा, भूकंप की तीव्रता में वृद्धि होगी। आपको ध्यान हो गुजरात में भूकंप आया था, और गुजरात क्या है, एक जल क्षेत्र, उसमें क्या है, जल की मात्रा अधिक है, मैदानी क्षेत्रों में भूकंप आया तो इतनी तेज भूकंप आ कैसे गया और बहुत त्रासदी कैसे हुई? कारण क्या था, मैदानी क्षेत्र था जहाँ जल की मात्रा अधिक थी, इससे क्या हुआ, हिलने से जमीनें, क्या होता है, मकान जो होते हैं जमीन के अंदर धंस जाते हैं। क्या होता है, जो मकान होते हैं वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं। चट्टानी संरचना में क्या होता है, मकान टूटते हैं, गिरते हैं, उधर उधर होते हैं कि वो चट्टान संगठित होती है, लेकिन जो जल की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे ऐसे हलता है, उससे क्या होता है, जमीन ही नीचे बैठ जाती है। पता चला था, एक मंजिल का मकान था आपका, भूकंप आया, आप बड़ा गर्व करते थे, आप सुबह उठे तो देखा कि यार मैं तो जमीन के अंदर हूँ, पाताल लोगों में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? भूकंप। अगर जल क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग भी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ भूकंप आया तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? पाताल लोक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ढूंढने के लिए भी बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि टूटी बिल्डिंग डली है, उसको ढूंढना आसान है, लेकिन जो बिल्डिंग जमीन के अंदर घुस गई उसे ढूंढना मुश्किल है। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं मेरी वीडियो पर जब मैं ऐसे समझाता हूँ और कहता हूँ कि सर ऐसा बेसिक नहीं है। देखिए, मैं समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। बात समझ में आ गया? सिद्धांत तो यहाँ लिखा दिया मैंने, लेकिन आप याद कैसे कर पाएंगे? एक बंधु ने कोई संस्कृति के बारे में कोई कमेंट किया, मैंने उन्हें कहा भी कि आप वैसे उनका है क्या, उन्होंने जो कमेंट किया, एक तो हम जो हिंदी लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं, तो रोमन लिपि में जब हिंदी लिखते हैं तो समस्या क्या आती है, हिंदी समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ है। वास्तव में जब कठिन शब्दों को लिखते हैं आपको लगता है कि मैं सही लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आती। तो जब भी आप ऐसा कमेंट करें जो आपको बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछना हो तो आप देवनागरी लिपि में किया करें। और देवनागरी लिपि में कमेंट करना बहुत आसान है, आप माइक को ऑन करें, उस पर बोल दें, लगभग सेम ही लिखता है वो, थोड़ा बहुत जो मिस्टेक होती है वो आपको सही कर लें ऐसे। तो आप मुझे ऐसे कमेंट करें, किसी ने वैदिक सभ्यता पर, जो प्रथम क्लास थी मेरी, पार्ट 1 थी, उसमें क्या है कमेंट किया है, तो आप कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे कोई लगता है कोई डाउट है, कोई समस्या है जहाँ पर आपको दिक्कत है कि साहब मैंने ये गलत पढ़ा दिया, वैसे तो ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ गलत पढ़ा हूँ, हो सकता है कि कुछ बातें करते समय ऐसी बातें कह दूँ जो गर्व की बातें हैं, वैसी बातें हैं, उसका मतलब ये गलत पढ़ा रहा हूँ या आता नहीं है। उसने मुझसे सीधा कहा, पता एक एडवाइस दी, हिस्ट्री को सही तरह पढ़ो। भाई तू मुझे जानता नहीं है, तूने मेरी एक क्लास देखी है, कैसे हिस्ट्री सही पढ़ो, तू दे जा किताब। अरे लोग क्या, लोग एक बात ध्यान रखना, ये अंडरलाइन कर लेना, लोग अपने मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज होते हैं। अब आप उनको में कमी निकालो, फौरन वकीला छांटने लगेंगे, अरे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, और तुम्हारे में कोई कमी निकाले फौरन निर्णय देंगे, अरे राम सर आता ही नहीं है, कल मेरे संग खेलते थे कंचे, क्या पढ़ा पाएंगे वो। अबे केवल कंचे खेलते थे वो, 24 घंटा कंचा खेलते थे क्या? अबे तेरे संग 1 घंटा कंचा खेल लिया तो कब 23 घंटे कहाँ थे वो नहीं देख रहा, लेकिन क्यों जज बना हुआ है वो बिना पढ़े कह देगा अरे तुम्हें कुछ नहीं आता। क्यों भाई? अरे लोग कहते हैं आपने मेहनत तो की है लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे आप। क्यों भाई? तुझे कैसे पता? तू मेरे साथ 24 घंटे, अरे तू अभी मिला है मेरे को, तो ये 10 मिनट हुई हैं, तूने मुझे जज भी कर लिया, और इतने गर्व से। पता है मैं ये बात मानता हूँ, जो लोग ज्ञानी होते हैं ना उनके चेहरे पे तो चमक नहीं दिखेगी, तेज तो दिखेगा। कुछ लोग जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा उन्हें, उनके चेहरे पे चमक नहीं दिखेगी, तेज दिखेगा, तेज जो हम पहचान पाए तो अलग बात है। लेकिन जो कम जानता होगा लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, उसकी आंखों में चमक होती है। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा है? अभी तुझे कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है, मतलब ये वाली स्टाइल है, ये वाली स्टाइल। तो ये वाली स्टाइल अगर समझ लो किसी को, समझ लो ये वही वाला है, इसका कुछ नहीं वाला। जब भी समझो ना तो कहना हाँ विश्व सर ने यही प्राणी बताया था, यही जात यही लक्षण बताए थे गुण वाले, इनको तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो, बिल्कुल समझ में आ गई बात। ऐसे लोगों को तो इग्नोर कर दो। वैसे भी मैंने एक बताया था, कुछ जगत की रीत होती है, कुछ जगत की ऐसी रीत होती है, हर सुबह की शाम होती है, हर सुबह की शाम होती है। तू कौन है, तू क्या है, तू कौन है, तू क्या है, यहाँ तो सीता भी बदनाम होती है। क्या होता है? यहाँ तो सीता भी बदनाम होती है। फिर क्यों संसार की बातों से
भीग गए तेरे नैना। फिर क्यों? संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या है? लोगों का काम है कहना। वैसे भी लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते क्या है? मीठे हैं, और फिर अमरूद पर नमक लगाकर खाते हैं। तो लोगों की बातों को ना देखो, आगे बढ़ते हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। इस बीच आपने लिख भी लिया होगा और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की प्राप्त भी कर ली होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने ये तो सीख लिया कि अंतर्जात बल के कारण भूकंप आते हैं, चाहे वो तरंगे हों। तरंगें अंतर्जात बल के कारण आती हैं। किसके कारण आती हैं? अंतर्जात बल के कारण आती हैं। चाहे आपके गहराई हो, भूकंप मूल की गहराई हो, वो भी अंतर्जात बल का ही कारण है। चाहे 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 चट्टानी संरचना हो, क्या हो? चट्टानी संरचना हो, वह भी क्या होती है? अंतर्जात बल के कारण होती है। चाहे नदी बेसिन हो, चाहे जल की मात्रा का होना हो, वो भी अंतर्जात बल के कारण होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंतर्जात बल के साथ बाह्य कारण भी होते हैं जो भूकंप लाते हैं। बहुत कम मतलब वो संभावना है, लेकिन भूकंप लाते हैं। जैसे कहीं पर बहुत बड़ा बांध बना दिया, अब बांध बहुत बड़ा होगा तो पानी भी बहुत अधिक स्टोर होगा। क्या होगा? स्टोर होगा। वहां पर क्या होगा? वहां पर की जमीन पर वजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। उससे भी भूकंप आ सकते हैं। बड़े बड़े बांधों से भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनाने, बांध लगाने से, इसके अलावा अन्य कंस्ट्रक्शन के काम करने से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बाह्य कारक। क्या पढ़ेंगे? बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या पढ़ेंगे? बाह्य कारक पढ़ेंगे। आप ध्यान रखना, जो भूकंप की तीव्रता, ये बात मैं लिखा दे रहा हूं यहां पर, हालांकि यद्यपि लिखना तो ज्यादा अच्छा शब्द है। यद्यपि भूकंप की उत्पत्ति एवं तीव्रता का मूल संबंध अंतर्जात बल से है। किससे है? अंतर्जात बल से है। किससे है? अंतर्जात बल से है। यद्यपि भूकंप की उत्पत्ति और तीव्रता का मूल संबंध किससे है? अंतर्जात बल से है। लेकिन कभी कभी बाह्य कारकों से भी चट्टानी संरचना असंगठित होने के साथ साथ, लेकिन कभी क्या होता है? कभी कभी, ये बड़ा ही सुंदर शब्द है, 2 लाइनें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझे शायद मेरे लिए नहीं बनाया गया है। अमिताभ बच्चन, श्री 1008, अमिताभ बच्चन ने गाया था ये गाना। कभी कभी, तो कभी कभी क्या होता है? बाह्य कारकों, अरे गाने पर नहीं ध्यान देना है, फोकस कहां लग गया? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि ये मत सोचना, मतलब हाँ, क्यों डरें? मैंने कहा था क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा कभी कभी गाने का नहीं लेना है, आगे की बात का लेना। किसका लेना? आगे की बात का लेना है। कभी कभी बाह्य कारकों के कारण भी क्या होता है? कभी कभी बाह्य कारकों के कारण भी चट्टानी संरचना और संगठन, क्या होता है? चट्टानी संरचना क्या असंगठित हो जाती है। क्या हो जाती है? चट्टानी संरचना असंगठित हो जाती है। चट्टानी संरचना असंगठित हो जाती है। और क्या होता है? स्थल स्वरूपी विशेषताओं परिवर्तन के कारण स्थल स्वरूपी विशेषताओं में क्या होता है? स्थल स्वरूपी विशेषताओं में परिवर्तन के कारण समस्थैतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समस्थैतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती
है, क्या हो जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब अंतर्जात बल की तीव्रता में वृद्धि के कारण होता क्या है, तब क्या होता है, तब अंतर्जात बल की तीव्रता में वृद्धि के कारण भूकंप की भावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो आपने समझा, मैंने यहां बताया बाह्य कारक में कि जो भूकंप की उत्पत्ति और तीव्रता का मूल संबंध तो अंतर्जात बल से ही है, भूकंप आएगा तो अंतर्जात बल से ही आएगा। लेकिन कभी क्या होता है, बाह्य कारकों के कारण भी चट्टानी संरचना असंगठित हो जाती है। हमने क्या किया, सड़क बना दी, उससे क्या हुआ, वाइब्रेट हुई सड़क, उससे चट्टानी संरचना क्या हुआ, असंगठित हो गई, टूटने की स्थिति में आ गई। लेकिन और कभी कभी क्या, बांध बना दिया, बहुत बड़ा बांध बना दिया, उससे दबाव बना, उससे समस्थैतिक जो संतुलन था उसमें गड़बड़ी आ गई। इससे क्या हुआ, जो अंतर्जात बल के में तीव्रता थी, अंतर्जात तीव्रता थी, उसमें वृद्धि हो गई, इससे भूकंप आने की संभावना और बढ़ गई। लेकिन आएगा भूकंप किससे ही, अंतर्जात बल से। ये बाह्य कारक क्या करेंगे, अंतर्जात बल की तीव्रता में वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो अब हम देखेंगे भूकंप का विश्व में वितरण कहां कहां किया गया है। देखिए अब हम सीखेंगे भूकंप का विश्व में वितरण, विश्व में कहां कहां भूकंप का वितरण किया गया है। तो आपने एक पढ़ा होगा प्लेट विवर्तन की थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आपने इस चीज को पढ़ा होगा। और आपने उसमें तीन संचलन पढ़े थे, एक था अपसारी, एक था अभिसारी और एक था समानांतर। तो अपसारी संचलन में आपने पढ़ा कि भूकंप आता है, अभिसारी में पढ़ा कि भूकंप आता है, और समानांतर संचलन में पढ़ा आपने कि भूकंप आता है। मतलब तीनों ही संचलनों से क्या होता है, भूकंप आता है, आता है, आता है। ये बात समझ में आ गई। अगर भूकंप आता है, भूकंप आता है, तो आप मुझे एक बताइए, जो अभिसारी था, अपसारी, पहले कौन सा था, अपसारी संचलन, उसको मैंने बताया मध्य अटलांटिक कटक बने थे, हिंद महासागर कटक बने थे और प्रशांत महासागर कटक बने थे। मतलब कि अपसारी में क्या होता था, महासागरीय प्लेटें टकराती थी, हैं, इतना मार पड़ेगी पूछो मत, टकराती नहीं थी, दूर जाती थी। क्या होता था, दूर जाती थी। जैसे हनुमान जी क्या करते थे, अपना ऐसे करके चीरते थे और राम सीता उसमें दिख जाते थे, ऐसे क्या होता, दूर जाती है, तनाव आता है, तनाव में आदमी करता है, दूर दूर जाता है, तो दूर दूर जाती थी। देखिए ये क्षेत्र जो है ये महासागर के बीच में है, यहां पर जो भूकंप आ रहे हैं, यहां पर जो भूकंप आ रहे हैं, ये किसके आ रहे हैं, अपसारी संचलन के कारण। किसका आ रहे हैं, अपसारी संचलन के कारण। दूसरा मैंने पढ़ाया अभिसारी संचलन, देखो मैं सारा उससे समझा दूंगा आपको। अभिसारी संचलन में पहला पढ़ाया महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर। क्या पढ़ाई, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर पढ़ाई। महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर में मैंने पढ़ाया कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है वो किससे टकराती है, प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकराती है, जिससे क्या होता है, मोड़दार पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, महासागरीय गर्त बनते हैं और साथ साथ में भूकंप आते हैं। तो वह है विश्व में यही स्थान है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, यहां पर क्या आएंगे, भूकंप आएंगे। तो आपने प्लेट सीमांत से ये पढ़ लिया, यहां भूकंप आते हैं, ये भी पढ़ लिया यहां भूकंप आते हैं। तीसरा पढ़ा था महासागरीय टक्कर। क्या पढ़ा था, महासागरीय टक्कर पढ़ा था। और आपने पढ़ा था कि तट से दूर खुले महासागर में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, पढ़ा था। और ज्वालामुखी प्रक्रिया होने से क्या बना था, वहां पर जापान बन गया, फिलीपींस बन गया, इंडोनेशिया बन गया। आप सोते ही रहे, अरे बन गए ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से, और आपने सीख ही नहीं पाया कब बने। अब आप समझो वहां भूकंप भी आते थे। वह क्षेत्र कौन सा था विश्व में, ये क्षेत्र है, यहीं पर जापान है, यहीं पर फिलीपींस है, यहीं पर इंडोनेशिया है। तो ये क्षेत्र भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हो गया, जो क्या था, प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग। क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है,
खुले महासागर में बन रहा है। तीसरा हमने पढ़ाया, ये फिलीपींस, ये भी इसी के साथ साथ है। तीसरा हमने पढ़ाया वो पढ़ाया महाद्वीपीय टक्कर। क्या पढ़ाई? महाद्वीपीय टक्कर से क्या हो रहा था? मोड़दार पर्वत बन रहे थे, भूकंप आ रहे थे। क्या आ रहे थे? लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो रही थी। तो यहां पर जो भूकंप आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? महाद्वीपीय टक्कर से। तो आप इतनी बात समझ गए, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के आधार पर आप हर चीज की व्याख्या कर सकते हैं, भूकंप कहां कहां आते हैं। फिर भी मैं आपको 3 पॉइंट लिखा ही दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? लिखा दे रहा हूं। पहला पॉइंट लिख लो, परिप्रशांत मेखला। क्या बोलते हैं? परिप्रशांत मेखला। पहला पॉइंट क्या है? परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला मतलब प्रशांत महासागर के क्षेत्र में कहां कहां, देखो प्रशांत महासागर क्षेत्र में जहां जहां भूकंप आते हैं उन सबको, चाहे वो इधर के भूकंप हो चाहे वो इधर के भूकंप हो, सबको शामिल कर लिया। प्रशांत महासागर मेखला जो है वो क्या है? सबसे अधिक भूकंप आते हैं। क्या होते हैं? सबसे अधिक भूकंप आते हैं और सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र है। समझ में आ गया? यहां से शुरुआत है सब प्रशांत महासागर, इधर मिल जाता है कि वो पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। एक व्यक्ति ने कहा था, पूछा भगवान से कि ये बताओ भगवान कि अच्छी बीवी पृथ्वी के कहां कहां मिलेगी? पृथ्वी के हर कोने में मिलेगी, हर कोने में। उसके बाद भगवान ने पृथ्वी गोल बना दी। समझ में आ गया? तो क्या है? पृथ्वी गोल है। इसको मत समझना इधर प्रशांत महासागर, तो इधर कहां है? क्या है? पृथ्वी गोल है, कोना नहीं है। जब कोना नहीं है तो ये वाला हिस्सा इससे जुड़ेगा, मिला होगा। तो प्रशांत महासागर का यहां से लेकर यहां तक भूकंप आते हैं। सबसे विस्तृत पट्टी है, देख लो, विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप पट्टी क्या है? विश्व की सबसे, हाँ जी, विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप पट्टी, जहां पर क्या है? 63%, कितने? 63% भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? 63% भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? 63% भूकंप आते हैं। पट्टी है जिसमें 63% भूकंप आते हैं। इसमें शामिल क्या क्या है? एक तो प्रशांत महासागर, क्या शामिल है? प्रशांत महासागर शामिल है। इसके अलावा अलास्का शामिल है। क्या शामिल है? अलास्का शामिल है। फिलीपींस शामिल है। न्यूजीलैंड शामिल है। फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान, ETC, अन्य भी शामिल हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो अगली हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग मध्य महाद्वीपीय मेखला। क्या है? मध्य महाद्वीपीय मेखला। ऐसे भूकंप जो महाद्वीपों में आते हैं। कहां पर आते हैं? महाद्वीपों में आते हैं, ना कि महाद्वीप और महासागरीय के तट पर आते हैं। तो ऐसे भूकंप कौन कौन से हैं? पहले तो ऐसे क्षेत्र 21%, कितने हैं? 21% क्षेत्र पर। कितने पर आता है भूकंप? ऐसा 21% क्षेत्र पर आता है। कितने पर आता है? 21% क्षेत्र पर आते हैं ऐसे भूकंप। और ऐसे भूकंप कहां आते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों। कहां आते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे भूकंप आते हैं। अगर आप मुझे इसके एग्जाम्पल बता सकते हो? कोई एग्जाम्पल आपको आता हो जो मध्य महाद्वीप में हो? देखो, एक तो है हमारा हिमालय, दूसरा है आल्पस पर्वत। लिख लो हिमालय, एग्जाम्पल लिखो हिमालय, आल्पस पर्वत। लिखो आल्पस पर्वत, कॉकेसस पर्वत। क्या है? कॉकेसस पर्वत। और लिखो पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज, क्या लिखेंगे? पिरेनीज पर्वत। हिमालय, आल्पस, और कौन सा? आल्पस पर्वत, कॉकेकस, और कौन सा? कॉकेसस पर्वत, कॉकेसस। और एक क्या है? पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। अगला है मध्य अटलांटिक पेटी। अब कौन सी है? मध्य अटलांटिक पेटी, जो आपको दिख रही होगी, मध्य अटलांटिक
पेटी, मेरे ख्याल से पेन खराब हो गया, इसमें सही डालनी पड़ेगी। मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक, इसमें 13% भूकंप कितने आते हैं, 13% भूकंप कितने आते हैं, 13% भूकंप आते हैं। और ये भूकंप क्यों आते हैं, प्लेटों के अपसरण, ये सब अभिसारी थे, प्लेटों के अपसरण के कारण भ्रंशन से, ये लिखा नहीं होता क्या, प्लेटों के अपसरण के कारण, किस कारण आते हैं, अपसरण, अपसरण, अपसरण से क्या होता है, भ्रंशन होता है, क्या होता है, भ्रंशन, उससे क्या होते हैं, भूकंप आते हैं, क्या आते हैं, भूकंप। ये मैं समझा चुका हूं, पीछे लिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर अन्य में देखें तो पूर्वी अफ्रीका दरार घाटी, क्या है, पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी में भूकंप आते हैं, लिख लो अन्य में पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी, कहां पर आते हैं, पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी में भी भूकंप आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि भूकंप आने के कारण क्या हैं, क्या देखेंगे, हेडिंग डाल लें आप लोग, भूकंप आने के कारण। आप लोगों ने ये उतार लिया, 1 घंटा हो गया, चलिए। तो अब हम कल पढ़ेंगे, अब आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। वो वाला ना कौन बनेगा करोड़पति में एक सायरन बजता था, वैसा सायरन बज चुका है मेरे कानों में, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव ने। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, क्या आता है, आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट अवश्य किया करें, जिससे हमें फीडबैक मिल सके। और जो लोग हमारे कंटेंट को देखते हैं वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे हमारे नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको मेहनत करनी है तो आपके 2 शत्रु और 2 मित्र होते हैं। अगर आप पढ़ने आए हैं तो आपके 2 शत्रु होंगे। शत्रु होते हैं निद्रा, क्या होती है, निद्रा और थकान। जो स्टूडेंट सो गया और जो पढ़ते पढ़ते थक गया, थकना मानवीय क्रिया है लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही थकते हैं। अगर आपके 2 शत्रु होते हैं थकान और निद्रा, इनसे बचना है। और 2 मित्र होते हैं, एक होता परिश्रम करते रहो, एक होता सावधानी बरतनी है। जिन स्टूडेंटों ने इन दोनों शत्रुओं पर विजय पा ली, क्या कर ली, और जिन स्टूडेंटों ने इन दोनों मित्रों को अपना बना लिया, वो समझ लीजिए वो कभी भी डिफीट नहीं खाएगा, वो कभी भी पराजित नहीं होगा, वो हमेशा एग्जाम को पास करके दिखाएगा, वो अपराजय बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अजय बन जाएगा, वो जीत कर ही दिखाएगा। तो क्या करें, थकान और निद्रा को, इन 2 शत्रुओं को आपको विजय प्राप्त करनी है, और परिश्रम और सावधानी को, इन 2 मित्रों को आपको अपनाना है, ठीक है, और अपनाना है। इसी के साथ आप बहुत सारा अपना ख्याल रखें, सदैव खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, जानवरों पर दया करें, और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।